चीफ ने क्लार्क और कैथ को जी4 की तमाम इन्फॉर्मेशन मुहैया कर दी थी। उसने इन्हें यह भी बताया था कि ग्रीन एजेंसी के जो एजेंट पाकिस्तान में मौजूद थे वो बदस्तूर पाकिस्तान में ही मौजूद थे, जिनमें से एक का नाम हैरिस था और दूसरे का नाम हैडसन था। इन दोनों ने ही पाकिस्तान से ज़्यादातर जी4 की मालूमात हासिल की थी। अगर क्लार्क और केथ चाहें तो इन दोनों को वो अपने साथ रख सकते थे और उनकी हासिल की गई मालूमात के सहारे वो आगे बढ़ सकते थे। इन दोनों ने चीफ से अपने सफरी पासपोर्ट और ज़रूरी कागजात लिए और फिर वो दोनों पाकिस्तान के लिए रवाना हो गए। चीफ ने उन्हें डायरेक्ट पाकिस्तान भेजने की बजाय मुख्तलिफ ममालिक का मल्टी वीज़ा लगवा कर दिया था और उनके कागजात पर चूंकि स्याह लिखा हुआ था, इसीलिए वो दोनों पूरी दुनिया की सैर करते फिर रहे थे और अपनी मर्जी से जिस मुल्क में जाना चाहे जा सकते थे। चीफ ने उन्हें पाकिस्तान के लिए कई कागजात के सेट बनाकर दे दिए थे, जिनकी मदद से वो पाकिस्तान में मुख्तलिफ मेकअप करके तवील अरसे तक कयाम कर सकते थे। इसके अलावा चीफ ने उन्हें इसराइली फ़ॉरेन एजेंट के बारे में भी तमाम तफसीलात मुहैया कर दी थी। इसराइली फ़ॉरेन एजेंट, जिसका नाम हेडमर था, दारुल हुकूमत में ब्लैक डायमंड क्लब चलाता था। पहले भी जो इसराइली एजेंट पाकिस्तान में थे उन सब की मामलत हेडमर ही करता था। चीफ ने उन्हें बताया था कि उसने हेडमर को उनकी आमद की इत्तला दे दी है। जब वो पाकिस्तान पहुंचेंगे तो वो हेडमर को एक कॉल कर लें तो हेडमर एयरपोर्ट पर उन्हें खुद रिसीव करने पहुंच जाएगा। क्लार्क और कैथ ज़्यादा वक्त ज़ाया नहीं करना चाहते थे और जल्द से जल्द पाकिस्तान पहुंचकर अपना मिशन मुकम्मल करने के ख्वाहां थे। इसीलिए उन्होंने मल्टी वीज़े के बावजूद दूसरे ममालिक में ज़्यादा स्टे नहीं किया था। वहाँ एक एक दो दो रोज़ रुक कर वो आगे बढ़ जाते थे और इसी तरह सफ़र करते हुए आखिरकार वो पाकिस्तान पहुँच गए थे। तैयारा लैंड होने से पहले उन्होंने ब्लैक डायमंड क्लब में हेडमर को अपनी आमद के बारे में इत्तला दे दी थी और हेडमर उन्हें एयरपोर्ट पर खुद ही रिसीव करने पहुंच गया था। ग्रीन एजेंसी के दो एजेंट हैरिस और हडसन भी ब्लैक डायमंड क्लब में ही मौजूद थे, जिन्हें हेडमर की मुकम्मल हमायत हासिल थी और वो इनके शाना बशाना काम करता था। हेडमर एक अधेड़ उम्र शख्स था, लेकिन उसका डेल डोल और उसकी जिसामत नौजवानों जैसी थी। उसे देखकर यूं लगता था जैसे इसने सारी जिंदगी लड़ाई बड़ाई में ही गुजारी हो। हेडमर इन दोनों को एयरपोर्ट से पहले ब्लैक डायमंड क्लब लाया। उसने इनकी खूब आओ भगत की थी। फिर वो इन्हें शहर की एक नई तामीर शुदा रहायशी कॉलोनी में ले गया था, जहां इन दोनों के लिए पहले से ही एक फर्निश्ड कोठी तैयार थी। कोठी में उनकी ज़रूरत का तमाम सामान भी मौजूद था। ग्रीन एजेंसी के दोनों एजेंट हैरिस और हडसन भी इसी कोठी में रहायश पजीर थे। कोठी में उनकी हिफाजत के लिए चंद मुलाजमीन भी मौजूद थे, जो रहायश का की हिफाजत के साथ साथ उनकी तमाम ज़रूरियात का भी ख्याल रखते थे। हेडमर ने उनकी ज़रूरत के लिए कई गाड़ियां खड़ी कर रखी थी, जिन्हें वो कहीं भी ले जाने के लिए इस्तेमाल कर सकते थे। इस वक्त वो दोनों हैरिस और हडसन के साथ थे और कॉफ़ी पी रहे थे। क्लार्क और कैथ इन दोनों एजेंटों से जी4 के बारे में अब तक की इकट्ठी की हुई मालूमात हासिल कर रहे थे। उनका हैरिस और हडसन उन्हें तफसील से जवाब दे रहे थे। तुम दोनों के पास जी4 के बारे में इतनी मालूमात मौजूद हैं, इसके बावजूद तुम दोनों अब तक उन्हें ढूंढने में नाकाम रहे हो। क्या मैं इसकी वजह जान सकता हूँ? क्लार्क ने हैरत भरे लहजे में कहा। क्योंकि हैरिस और हडसन ने उन्हें जी4 के बारे में जो कुछ भी बताया था, इसके तहत वो दोनों आसानी से जी4 तक पहुँच सकते थे। चीफ ने हमारे हाथ पैर बांध रखे हैं। उन्होंने हमें पाकिस्तान सीक्रेट सर्विस से हाथ पैर बचाकर काम करने की हदायत दी थी, इसीलिए हम यहाँ खुलकर काम नहीं कर सकते थे, जिसकी वजह से हमें सवाए जी4 के बारे में मालूमात इकट्ठी करने के ज़्यादा काम नहीं किया था। अगर हमें यहाँ खुलकर काम करने का मौका मिल जाता तो तुम दोनों की यहाँ आने की ज़रूरत ना पड़ती। हम कब का जी4 का खात्मा कर चुके होते, हैरिस ने मुंह बनाकर कहा। फिक्र ना करो, हम आ गए हैं। अब तुम पर कोई पाबंदी नहीं होगी। हम चारों मिलकर यहाँ धड़ल्ले से काम करेंगे और हर हाल में अपना मिशन पूरा करेंगे, फिर चाहे हमारे रास्ते में पाकिस्तान सीक्रेट सर्विस आए या कोई और एजेंसी। जो भी हमारे सामने आया हम उसे ख़त्म कर देंगे, कैथ ने कहा। क्या चीफ ने हमें तुम दोनों के साथ काम करने की इजाज़त दे दी है? हडसन ने पूछा। हाँ, चीफ ने कहा है कि हम तुम दोनों को इस मिशन के लिए अपने साथ रख सकते हैं। क्योंकि जी4 की तलाश के लिए तुम दोनों ने बहुत भाग दौड़ की है, इसीलिए हम तुम्हें इस मिशन तक अपने साथ रख सकते हैं, क्लॉक ने जवाब दिया। गुड शो, रियली गुड शो। अब मज़ा आएगा काम करने में, हैरिस ने खुश होते हुए कहा। आप क्या प्रोग्राम है? हडसन ने पूछा। अभी तो हम आए हैं, फ़िलहाल एक दो रोज़ हम आराम करेंगे, इसके बाद हम हालात का जायज़ा लेंगे और फिर सोचेंगे कि हमें क्या करना है, क्लॉक ने कहा। आराम करने की क्या ज़रूरत है? हम इतने दिनों से आराम ही तो करते आए हैं। अगर तुम्हारे जहन में कोई प्लानिंग है तो बताओ, कैथ ने मुंह बनाते हुए कहा। तो क्लॉर्क हंस पड़ा। तो तुम आज से ही काम शुरू कर देना चाहती हो? क्लॉर्क ने मुस्कुराते हुए कहा। हाँ, मैं जल्द से जल्द ये मिशन पूरा करना चाहती हूँ। मुझे इन 4 साइंसदानों से बेहद नफरत है, जो इसराइली साइंसदान का ना सिर्फ फार्मूला यहाँ लेकर आए हैं, बल्कि इस कीमती मशीन के पार्ट्स भी लेकर आए हैं और इस मशीन से पाकिस्तान को फ़ायदा पहुंचाना चाहते हैं। एक बार वो चारों साइंसदान मेरे सामने आ जाएं तो मैं उन्हें काट कर रख दूंगी, केत ने डराते हुए लहजे में कहा।
तो ठीक है, मैंने G4 की तमाम रिपोर्ट्स देख ली हैं। इन रिपोर्ट्स का अगर मैं तज्ज़िया करूँ तो हमारे सामने 2 सूरतें आती हैं जिनकी मदद से हम G4 तक पहुँच सकते हैं, क्लॉट ने कहा। कौन सी 2 सूरतें? हैरिस ने हैरत भरे लहजे में पूछा। तुम दोनों ने मुझे जो मालूमात दी हैं इनके मुताबिक सेंट्रल इंटेलिजेंस के डायरेक्टर जनरल ने इन चारों साइंसदानों की हिफाजत की जिम्मेदारी अपने महकमे के किसी इंस्पेक्टर साहिर को दे रखी हैं, जो अपनी एक मखसूस टीम के साथ पिछले कई रोज से गायब है। जाहिर है वो इन साइंसदानों की निगरानी करने में मसरूफ़ है, इसीलिए वो दफ्तर में हाजिरी कैसे दे सकता है। इसीलिए मैं सोच रहा हूँ कि हमें सबसे पहले इंस्पेक्टर साहिर और उसके मुतल्लिका अफसरों की निगरानी करनी चाहिए। इंस्पेक्टर साहिर और उसके साथी दिन रात तो साइंसदान की निगरानी नहीं कर सकते, वो आखिरकार अपने घरों में तो जाते ही होंगे। अगर हम उनके घरों की पकटिंग करेंगे तो उनके बारे में पता चलाया जा सकता है कि वो कहाँ आते जाते रहते हैं। फिर इन जगहों की चेकिंग की जाए जहाँ उनकी ड्यूटी है, तो हमें इन साइंसदानों का अता पता मिल सकता है। और अगर ये कंफर्म है कि G4 की हिफाजत और निगरानी इंस्पेक्टर साहिर की जिम्मेदारी है, तो हम उसे उठाकर इसका माइंड स्कैन करके G4 के बारे में मालूमात हासिल कर सकते हैं, क्लॉट ने कहा। ये हम कर चुके हैं। हमने इंस्पेक्टर साहिर की रहाइश का ट्रेस कर ली थी और उसकी निगरानी भी की थी, लेकिन इंस्पेक्टर साहिर की मुख्तलिफ जगहों पर ड्यूटियां लगी रहती हैं जहाँ जहाँ वो ड्यूटी देता है। हमने वहाँ छानबीन की थी, लेकिन इन इलाकों में ना तो हमें किसी मशकूक शख्स के बारे में पता चला और ना ही वहाँ किसी लेबॉर्ट्री का कोई निशान है। हमने लेबॉर्ट्री की चेकिंग के लिए साइंसी आलात का भी इस्तेमाल किया था, हैरिस ने कहा। तब फिर हम G4 को उनके मेकअप की मदद से तलाश कर सकते हैं, क्लॉट ने कहा। तो वो तीनों चौंक पड़े। मेकअप की मदद से हम उन्हें कैसे तलाश कर सकते हैं? मैं समझा नहीं। मेकअप की मदद से भला किसी को तलाश कैसे किया जा सकता है? हैरिसन ने हैरत भरे लहजे में कहा। हमारे पास G4 की जो अधूरी फाइल है, इसमें G4 के जो मेकअप कराए गए हैं वो खास मटेरियल से बनाए गए हैं। इनमें प्लास्टिक रबड़ के साथ साथ मरकरी और खास तौर पर क्लास्टिक रैमल नामी केमिकल भी इस्तेमाल किया गया है। क्लास्टिक रैमल एक ऐसी धात है जिसकी मदद से रबड़ को इंतहाई पतला करके उससे मास्क सा बना लिया जाता है। और इस धात से बने हुए मास्क की ये खासियत भी है कि वो जिस इंसानी चेहरे पर चढ़ाया जाता उसका रंग भी उस इंसान की जल्द की रंगत जैसा हो जाता है, जिसकी वजह से उसके चेहरे पर किसी मेकअप के असरात दिखाई नहीं देते। और इस मास्क में चूंकि इंसानी जल्द जैसे मसाम बने होते हैं, इसीलिए इस मास्क को चेहरे से बार बार उतारने की भी जरूरत महसूस नहीं होती। ये मास्क मुस्तकिल तौर पर चेहरे पर लगा रह सकता है, क्लॉर्क ने कहा। तो इससे क्या होता है? अगर मास्क मखसूस केमिकल का बना है तो हम उससे कैसे किसी को पहचान सकते हैं? केत ने हैरत भरे लहजे में कहा। मेरी पूरी बात तो सुन लो, क्लॉर्क ने मुंह बनाकर कहा। बोलो, हम सुन रहे हैं, हैरिस ने कहा। जैसा कि मैंने बताया है कि इस मास्क के मटेरियल में क्लास्टिक रैमल नामी एक केमिकल भी शामिल होता है। इस केमिकल में खामी भी मौजूद है। इस केमिकल में एक बू भी होती है जिसे किसी भी सूरत में ज़ायल नहीं किया जा सकता है। बू को ख़त्म करने के लिए मास्क में क्राडियम का भी इस्तेमाल किया जाता है, जो रेडियम की ही शक्ल की एक धात है। रेडियम में चमक होती है और हवा लगने से उसमें आग लग जाती है, लेकिन क्राडियम में ना तो कोई धात चमक होती है और ना ही इसमें आग लगती है। अलबत्ता इस धात से अल्ट्रासाउंड जैसी मखसूस लहरें निकलती हैं जो 1000 मीटर के दायरे में फैल जाती हैं। अगर हम वाइड गरियल नामी साइंसी आला इस्तेमाल करें तो हमें इस बात का पता चल सकता है कि 1000 मीटर के दायरे में क्रेडियम धात कहाँ मौजूद है। और क्रेडियम से बने हुए मास्क का हमें क्वेश्चन मिल गया तो समझ लो कि G4 लाख चाहें तब भी वो हमसे नहीं छुप सकेंगे। हम वाइड गरियल आले के साथ अगर 113 विजनल स्क्रीन मुंसलिक कर दें तो इस आले की मदद से हम G4 को लाइव देख सकते हैं, चाहे वो 1000 मीटर के दायरे में ज़मीन के अंदर ही क्यों ना छुपे हुए हों, क्लॉर्क ने कहा। तो वो तीनों हैरत से उसकी शक्ल देखते रह गए। क्या वाकई हम वाइड गरील और 113 विजनल स्क्रीन से G4 को आसानी से ढूंढ सकते हैं? हरसन ने हैरत भरे लहजे में कहा, जैसे उसे यकीन ना रहा हो कि मेकअप मास्क में इस्तेमाल होने वाले एक खास धात की वजह से भी किसी इंसान तक पहुंचा जा सकता है। हाँ, मैंने ज़ाती तौर पर इन पर तजर्बात किए हैं। चीफ ने मुझे जब G4 की अधूरी फाइल दी थी तो मैंने अपनी तवज्जो इस फाइल में मौजूद मेकअप के मटेरियल पर ही रखी हुई थी, और फिर जब मैंने सर्च किया तो मुझे पता चल गया कि इस मेकअप की वजह से हम आसानी से अपने मुजरिमों तक पहुंच सकते हैं, वरना इन मास्क के पीछे छुपे हुए असली चेहरे को किसी भी एंटी लेंस से भी नहीं देखा जा सकता, क्लॉर्क ने कहा। अगर तुम्हें यकीन था तो तुम वाइड ग्रिल और 113 विजनल अपने साथ क्यों नहीं लाए? हैरिस ने हैरत भरे लहजे में कहा। ये काफ़ी भारी मशीनरी है, इसे मैं साथ साथ उठाकर तो नहीं फिर सकता था। मैंने इसराइल की चंद एजेंसियों से मालूमात हासिल की हैं। मुझे वाइड ग्रिल और 113 विजनल स्क्रीन पाकिस्तान में भी मिल सकती है। 113 विजनल स्क्रीन तो यहाँ LCDs की शक्ल में आम मिल जाती है। वाइड ग्रिल बनाने के लिए मुझे यहाँ से मुख्तलिफ पार्ट्स खरीदने पड़ेंगे जिन्हें एडजस्ट करके मैं वाइड ग्रिल मशीन बना सकता हूँ, क्लॉर्क ने कहा। कितने दिनों में ये वाइड ग्रिल मशीन तैयार हो जाएगी? केत ने पूछा। ज़्यादा से ज़्यादा 2 दिन लगेंगे, क्लॉर्क ने जवाब दिया।
لیکن تم کہہ رہے ہو کہ اس ماسک سے نکلنے والی کریڈیم ریزز کا دائرہ بے حد محدود ہے، مگر پھر تم وائر گریل سے G4 کا پتہ کیسے چلاؤ گے؟ ہرسن نے پوچھا۔ اس کے لیے ہمیں دارالحکومت کے ایک ایک حصے میں جانا ہوگا، ہر خاص اور عام جگہوں پر ہم چیکنگ کریں گے۔ اگر تمہاری اطلاعات کے تحت G4 دارالحکومت میں ہی ہے تو ہم وائر گریل سے ان کا پتہ چلا لیں گے، کلارک نے کہا۔ کیا اس مشین کو کار یا کسی دوسری گاڑی میں لے جایا جا سکتا ہے؟ کیت نے پوچھا۔ ہاں، مشین اتنی بھی وزنی اور بڑی نہیں ہے جتنی تم سمجھ رہی ہو۔ اس کا وزن 60 سے 70 کلو گرام بنتا ہے اور اس کا حجم کسی لیپ ٹاپ کمپیوٹر جیسا ہوتا ہے، کلارک نے کہا۔ او تو پھر کیا مشکل ہے؟ تم بتاتے اتنا وزن تو میں اسرائیل سے آسانی سے اٹھا کر لا سکتی تھی، ہم مشین وہیں سے لے آتے۔ یہاں اگر اس مشین کے کچھ پارٹس دستیاب نہ ہوئے تو کیا کرو گے؟ کیت نے کہا۔ نہیں، یہاں سے مشین کے تمام پارٹس مل جائیں گے۔ اور کہاں سے ملیں گے؟ میں نے اس کے بارے میں بھی معلومات حاصل کر رکھی ہیں، کلارک نے مسکراتے ہوئے کہا۔ تو ہمیں بتا دو، ہم جا کر آج ہی وہ تمام پارٹس لے آتے ہیں، تب تک تم دونوں آرام کر لو، ہرسن نے کہا۔ ہاں، یہ مناسب رہے گا، تب تک میں اپنے لیپ ٹاپ پر وائر گریل میں استعمال ہونے والے چند سافٹ ویئر بھی ڈاؤن لوڈ کر لیتا ہوں، کلارک نے کہا۔ تو ان دونوں نے اس بات میں سر ہلا دیے۔ کلارک نے انہیں وائر گریل مشین اور 113 ویژنل اسکرین کے پارٹس کے بارے میں تفصیل بتا دی اور انہیں اس مارکیٹ کا بھی پتہ بتا دیا جہاں انہیں تمام پارٹس آسانی سے مل سکتے تھے۔ وہ دونوں پارٹس لینے کے لیے اٹھ کھڑے ہوئے۔ میں تو کہتا ہوں کہ یہ کام تم ہیڈمر سے لو، وہ یہاں طویل عرصے سے رہ رہا ہے، وہ ان پارٹس کو آسانی سے لے آئے گا، کلارک نے کہا۔ ہم بلیک ڈائمنڈ کلب جا کر اسے ساتھ لے لیتے ہیں اور اس کے ساتھ ہی جا کر پارٹس خریدیں گے، ہیرس نے کہا۔ تو کلارک نے اس بات میں سر ہلا دیا اور وہ دونوں وہاں سے نکلتے چلے گئے۔ عمران دانش منزل کے آپریشن روم میں داخل ہوا تو بلیک زیرو اس کے احترام میں اٹھ کر کھڑا ہو گیا۔ کافی دنوں بعد چکر لگایا ہے آپ نے یہاں، بلیک زیرو نے عمران کا مخصوص ٹیکنیکلر لباس دیکھ کر سلام و دعا کے بعد مسکراتے ہوئے پوچھا۔ کیا کروں، ظالم سماج پیچھا ہی نہیں چھوڑتا، عمران نے ایک طویل سانس لیتے ہوئے کہا۔ ظالم سماج سے آپ کی کیا مراد ہے؟ بلیک زیرو نے مسکراتے ہوئے کہا۔ تم نے کبھی کسی سے عشق کیا ہو تو تمہیں معلوم ہو کہ ظالم سماج کیا ہوتا ہے۔ ظالم سماج وہ ہوتا ہے جو دو پیار کرنے والوں کے درمیان کنکریٹ کی دیوار بن کر ایک دوسرے کے سامنے آ جاتا ہے، جس کے اس پار میں نہ اسے دیکھ سکتا ہوں اور نہ وہ مجھے دیوار کے اس پار دیکھ سکتی ہے، عمران نے اپنے مخصوص لہجے میں کہا۔ میں اب بھی کچھ نہیں سمجھا ہوں، بلیک زیرو نے کہا۔ تمہارے دماغ میں عقل نام کی کوئی چیز ہو تو تم کچھ سمجھو گے نا، اب میں تمہیں کیسے سمجھاؤں؟ چلو ایسا کرتے ہیں کہ جولیا کی ہی مثال لے لیتے ہیں۔ میں دن رات حلیے بدل بدل کر جولیا کے فلیٹ کے چکر لگاتا رہتا ہوں اور اس چکر میں رہتا ہوں کہ کسی طرح ایک بار مجھے اس کا دیدار نصیب ہو جائے، لیکن ایک تو وہ فراغت کے دنوں میں اپنے فلیٹ سے باہر ہی نہیں آتی، اور دوسرا اس کا چوکیدار بھائی جو میرا رقیب روح صفات بنا ہوا ہے، دن رات اس کے فلیٹ میں جاتا رہتا ہے۔ اب اس کی موجودگی میں میں بھلا جولیا کے فلیٹ میں کیسے جا سکتا ہوں؟ اسی لیے میں اسے رقیب روح صفات بھی کہتا ہوں اور جولیا کا بھائی ہونے کے ناطے اسے ظالم سماج بھی کہتا ہوں، عمران نے کہا۔ تو بلیک زیرو بے اختیار ہنس پڑا۔ اچھا، تو آپ نے یہ حلیہ جولیا کے فلیٹ کا چکر لگانے اور اسے ایک نظر دیکھنے کے لیے بنا رکھا ہے، بلیک زیرو نے مسکراتے ہوئے کہا۔ ہاں، مگر افسوس جولیا نے اسی لبادے میں مجھے پہچاننے سے یکسر انکار ہی کر دیا تھا۔ کل میں اسی حلیے میں اس کے فلیٹ میں گیا تھا تو میں کافی دیر اس کا فلیٹ سے باہر آنے کا انتظار کرتا رہا، لیکن اس نے تو جیسے فلیٹ سے نہ نکلنے کی قسم ہی کھا رکھی تھی۔ میں نے اپنے انفارمر سے رابطہ کیا جو دن رات تنویر پر نظر رکھتے تھے، انہوں نے مجھے بتایا کہ تنویر کی طبیعت کے کچھ ساز ناساز ہو گئے ہیں اور وہ اپنے فلیٹ میں ہی پڑا ہوا ہے، تو میں نے موقع غنیمت جانا اور جولیا کے فلیٹ میں جانے کا فیصلہ کر لیا۔ چنانچہ میں سرمستی کے عالم میں جولیا کے فلیٹ پر پہنچ گیا اور اس کے فلیٹ کی کال بیل بجائی تو کچھ دیر بعد جولیا دروازہ کھول کر باہر آ گئی، لیکن مجھے دیکھ کر اس نے یوں ناک منہ چڑھانی شروع کر دی جیسے میں کوئی بھیک منگا ہوں۔ پھر اس نے مجھے دروازے پر ہی رکنے کا کہا اور دروازہ بند کر کے اندر چلی گئی۔ تھوڑی دیر بعد وہ لوٹی تو اس کے ہاتھ میں آٹے سے بھرا ہوا ایک کٹورا تھا۔ اس نے وہ کٹورا لا کر زبردستی میری جیب میں الٹ دیا اور میں اس کی شکل ہی دیکھتا رہ گیا۔ اس سے پہلے کہ میں اسے کچھ کہتا یا اسے اپنے حال دل بتاتا، اس نے مجھ سے یہ کہتے ہوئے دروازہ بند کر دیا، جاؤ بابا، آٹا لے جا کر اس کے پراٹھے بنوا کر کھا لو، اس سے زیادہ وہ میری اور مدد نہیں کر سکتی ہے۔ اس کی بات سن کر میں ہکا اور بکا رہ گیا اور کافی دیر تک اس کے بند دروازے کو دیکھتا رہا۔ اس نے مجھے سچ مچ بیکاری سمجھ لیا تھا اور آٹے کا ایک کٹورا میری جیب میں ڈال کر واپس اندر چلی گئی تھی۔ مجھے اپنی قسمت پر غصہ تو بہت آ رہا تھا اور میرا دل جا رہا تھا کہ میں دوبارہ بیل بجا کر اسے اپنا حال زار سناؤں اور اس سے کہوں کہ میں درے دل کا بیکاری ہی صحیح اور درے یار سے لوٹ جاؤں گا، وہ مجھے آٹا دینے کی بجائے ایک پراٹھا ہی بنا کر دے دے، اور کچھ نہیں تو میں کسی مزار پر جا کر اس کی اور اپنی عاقبت کے لیے دعا ہی مانگ لیتا۔ عمران کی زبان ایک بار پھر جب چلنے پر آئی تو نان سٹاپ چلتی ہی چلی گئی اور بلیک زیرو اس کی انوکھی باتیں سن کر ہنس رہا تھا۔
तुम हंस रहे हो, मेरा तो बेकरारी से बुरा हाल है। यहाँ तक आते आते मेरी फटी हुई जेब से सारा आटा चढ़कर गिर गया है, वरना मैं तुमसे ही एक दो पराठे बनवा कर खा लेता। इस तरह मर्जी यार तो पूरी हो जाती। इमरान ने उसे हंसता देखकर चैन बेचैन होते हुए कहा, शुक्र करें कि जूलिया ने आपको आटे से भरा हुआ एक कटोरा दे दिया था, वरना वो आपको जा बाबा माफ कहकर टाल देती तो आप क्या करते। ब्लैक जीरो ने हंसते हुए कहा तो इमरान बेख्तियार अपना सर खुजाने लगा। हाँ प्यारे, ये तो मैंने सोचा ही नहीं था। मुझ जैसे तंदुरुस्त व तवाना को अगर वो पापा कह देती तो मेरी क्या इज्जत रह जाती। इमरान ने कहा तो ब्लैक जीरो उसके अंदाज पर बेख्तियार खिलखिलाकर हंस पड़ा। पराठा तो मैं आपको नहीं बनाकर खिला सकता, अगर कहें तो आपके लिए चाय और स्नैक्स ले आऊं, ब्लैक जीरो ने मुस्कुराते हुए कहा। नहीं अभी नहीं, पहले मेम्बरान को कॉल करके मीटिंग रूम में बुलाओ, मुझे उन्हें एक काम सौंपना है। इमरान ने कहा तो ब्लैक जीरो चौंक कर उसकी शक्ल देखने लगा। हैरियत, क्या कोई नया केस आया है? ब्लैक जीरो ने हैरान होते हुए कहा। हाँ, मेरी इत्तला के मुताबिक इसराइल की ग्रीन एजेंसी के चांद एजेंट यहाँ मौजूद हैं जो G4 की तलाश में सरगर्दा हैं। गो के उनके हाथ अभी तक कुछ भी नहीं आया है, लेकिन मैं ग्रीन एजेंसी के बारे में बहुत कुछ जानता हूँ। ये एजेंसी मरने वालों के इंसान की 100 साल पुरानी हड्डियों को भी ज़मीन की गहराइयों से निकाल लेती है और बता देती है कि वो हड्डियां किसी मेल की हैं, फीमेल की हैं या फिर किसी शी मेल की, और इन हड्डियों से मरने वाले का पूरा शजरा नस्ब भी बता देते हैं। इमरान ने इस बात में सर हिलाकर जवाब देते हुए कहा। ओ, आपको कैसे पता चला है कि यहाँ इसराइली ग्रीन एजेंसी काम कर रही है और वो G4 की तलाश में है? ब्लैक जीरो ने हैरान होते हुए पूछा। रात को मैंने ख्वाब देखा था, ग्रीन एजेंसी का चीफ कर्नल जैरम मेरे ख्वाब में आया था। उसने मुझे सलाम किया था और तुम्हारे लिए प्यार का तोहफा भेजा था और कहा था कि हम पाकिस्तान में मौजूद हैं और G4 की तलाश में हैं। इमरान ने एक बार फिर पटरी से उतरते हुए कहा। प्लीज इमरान साहब, मैं मजाक नहीं कर रहा, ब्लैक जीरो ने संजीदगी से कहा। तो क्या मैं मजाक कर रहा हूँ? मुझे तुमने मजाक करने वाला शीमेल समझ रखा है क्या? इमरान ने आंखें निकालते हुए कहा। ग्रीन एजेंसी के बारे में आपको कैसे पता चला है? ब्लैक जीरो ने इमरान की बात का जवाब देने के बजाय अपना सवाल दोहराते हुए पूछा। सुपर फयाज की एक अहमकाना हरकत की वजह से ये बात सामने आई है कि ग्रीन एजेंसी यहाँ G4 के लिए काम कर रही है, इमरान ने कहा। और फिर उसने संजीदगी से सुपर फयाज से होने वाली तमाम बातों से ब्लैक जीरो को आगाह कर दिया। ओ, सुपर फयाज इस कदर गैर जिम्मेदार कैसे हो सकता है? इसने सर अब्दुर्रहमान के ऑफिस से G4 की फाइल को गैर अहम समझकर कैसे इसराइली एजेंटों के हवाले कर दिया? ब्लैक जीरो ने कहा। ऐसे इमरान ने कहा और उसने जेब से सुपर फयाज से हासिल की हुई फाइल निकालकर उठकर ब्लैक जीरो के हाथ में पकड़ाते हुए कहा। क्या ये वही फाइल है जिसकी कॉपियां इसराइली एजेंटों को भी जा चुकी हैं? ब्लैक जीरो ने फाइल उलटते पलटते हुए पूछा। हाँ, इस फाइल में मखसूस कागजात मौजूद नहीं हैं। वो इसराइली एजेंटों को G4 के बारे में एक एक तफसील का इल्म हो जाता कि वो कहाँ है और किन मेकअप में हैं और किस लेबॉर्ट्री में काम कर रहे हैं। इमरान ने इस बात में सर हिलाकर कहा। तो कहाँ है इस फाइल के बाकी कागजात? ब्लैक जीरो ने पूछा। शायद डैडी ने हिफाजत के लिए वो कागजात निकाल कर अपने पास रख लिए थे। इन कागजात के ना होने की वजह से आज सुपर फयाज की जान बच गई है, वरना मैं उसे अपने हाथों से गोली मार देता, इमरान ने कहा। अल्लाह का लाख लाख शुक्र है कि सर अब्दुर्रहमान ने अक्लमंदी दिखाई और कागजात निकाल लिए, वरना सुपर फयाज तो G4 को ले डूबा था, ब्लैक जीरो ने कहा। हाँ वाकई G4 पर अल्लाह का खास करम हुआ है, वरना ग्रीन एजेंसी उन तक पहुंच जाती तो अब तक इन चारों की हड्डियां भी गल चुकी होती। ग्रीन एजेंसी जाहिर है उनके खिलाफ काम करने के लिए यहाँ आई है। वो चूंकि इसराइल से एक अहम फार्मूला और मशीन के पुर्जे लेकर आए हैं, इसीलिए ग्रीन एजेंसी का मिशन उन्हें हलाक करने और मशीन के पार्ट्स के साथ उनसे फार्मूला हासिल करने का ही हो सकता है, इमरान ने कहा। क्या आपको यकीन है कि इस फाइल में मौजूद मालूमात के तहत ग्रीन एजेंसी G4 तक नहीं पहुंच सकेगी? ब्लैक जीरो ने कदरे तशवीश ज़दा लहजे में कहा। हाँ, मैंने फ़ाइल का मुताला किया है। फ़ाइल में ऐसी कोई मवाद मौजूद नहीं है जिससे G4 के बारे में ऐसी मालूमात मिले कि उन तक पहुंचा जा सकता हो, लेकिन ग्रीन एजेंसी से कोई बात नहीं है। ये एजेंसी इंतहाई फ़ाल है और जैसा कि मैंने बताया है कि ये एजेंसी 7 साल गड़े हुए मुर्दों को भी ढूंढ निकालने का फ़न जानती है, इसीलिए मैं कोई रिस्क नहीं लेना चाहता। इसीलिए मैं तुम्हें मेम्बरान को कॉल करने का कह रहा हूँ ताकि उससे पहले कि वो G4 तक पहुँचे, मेम्बरान ग्रीन एजेंसी के एजेंटों को तलाश कर सके और उन्हें कैफरे किरदार तक पहुँचा सकें, इमरान ने कहा। ग्रीन एजेंसी में चंद गिने चुने एजेंट मौजूद हैं जिनकी तफसील हमारे पास मौजूद है। क्या आप इस बात का अंदाज़ा लगा सकते हैं कि ग्रीन एजेंसी का कौन सा एजेंट या एजेंट्स यहाँ आए होंगे? ब्लैक जीरो ने कहा। ग्रीन एजेंसी में हमारा एक फॉरेन एजेंट भी मौजूद है, उससे बात कर लो, वो तुम्हें बता देगा कि कर्नल जैरम ने किसी G4 की तलाश के लिए पाकिस्तान भेजा है, इमरान ने कहा तो ब्लैक जीरो ने इस बात में सर हिला दिया। ठीक है, मैं 116 ट्रांसमीटर पर मेजर हारून से बात करता हूँ। वही है ना ग्रीन एजेंसी में जो मेजर प्रॉक्स के नाम से काम कर रहा है? ब्लैक जीरो ने कहा तो इमरान ने इस बात में सर हिला दिया।
ब्लैक ज़ीरो अपनी कुर्सी से उठकर मुल्हिका कमरे में ट्रांसमीटर लेने चला गया तो इमरान ने उठकर सामने रखी हुई फाइल उठाई जो सुपर फयाज से लाया था। उसने फाइल खोलकर सरसरी अंदाज में जायजा लेना शुरू कर दिया। अभी वो फाइल देख के रहा था कि ब्लैक ज़ीरो एक जदीद साख्त का लॉन्ग रेंज ट्रांसमीटर लेकर आ गया। मेजर हारून को मैं कॉल करूं या आप करेंगे? ब्लैक ज़ीरो ने पूछा। तुम कर लो, इमरान ने कहा तो ब्लैक ज़ीरो ने इस बात में सर हिला दिया और ट्रांसमीटर लेकर अपनी मखसूस कुर्सी पर बैठकर इसराइली फॉरेन एजेंट मेजर हारून के ट्रांसमीटर की फ्रीक्वेंसी एडजस्ट करने लगा। उसी लम्हे इमरान बेइख्तियार उछल पड़ा। उसकी नज़रें फाइल के एक सफ़े पर जम गई थी। क्या हुआ? ब्लैक ज़ीरो ने इमरान को इस तरह से उछलते देखकर हैरत भरे लहजे में पूछा। ग्रीन एजेंसी तक G4 के बारे में एक ऐसी इन्फॉर्मेशन पहुंच गई है जिस पर अगर उन्होंने काम किया तो वो बहुत जल्द G4 तक पहुंच जाएंगे, इमरान ने सरसराते हुए लहजे में कहा तो ब्लैक ज़ीरो भी चौंक पड़ा। ओह, कौन सी इन्फॉर्मेशन पहुंची है उन तक? ब्लैक ज़ीरो ने तशवीश ज़दा लहजे में कहा। एक मिनट, अभी बताता हूँ, इमरान ने कहा और उसने जेब से अपना सेलफोन निकाला और नंबर प्रेस करने लगा। जिस टाइगर हेयर राब्ता मिलते ही टाइगर की मखसूस आवाज़ सुनाई दी। इमरान बोल रहा हूँ, इमरान ने कहा। ओह यस बॉस, टाइगर ने इमरान की आवाज़ सुनकर बड़े मुतबाना लहजे में कहा। इमरान और उसके तमाम साथियों के नंबर चूँकि मखसूस थे और सैटेलाइट से मुंसलिक थे, इसीलिए उनके नंबर किसी भी सेल फोन पर डिस्प्ले नहीं होते थे। इसीलिए कॉल रिसीव करने वालों को इस बात का इल्म नहीं होता था कि उन्हें किस नंबर से कॉल की जा रही है। इसीलिए टाइगर ने इमरान को और इमरान ने टाइगर को अपना नाम बताया था। इस वक्त कहाँ हो? इमरान ने पूछा। मैं अपने फ्लैट में हूँ बॉस, टाइगर ने जवाब दिया। ओके, मैं तुम्हारे फ्लैट के पास आ रहा हूँ, तुम तैयार होकर फौरन नीचे आ जाओ जल्दी, इमरान ने तेज लहजे में कहा। यस बॉस, आप आ जाए, मैं भी नीचे आ जाता हूँ, टाइगर ने जवाब दिया और इमरान ने ओके कहकर राब्ता ख़त्म कर दिया। टाइगर से क्या काम आ पड़ा है आपको? क्या आप टाइगर के जरिए ग्रीन एजेंसी के एजेंटों को तलाश कराएंगे? ब्लैक ज़ीरो ने हैरान होते हुए कहा। नहीं, मैं टाइगर के जरिए ये मालूम कराना चाहता हूँ कि पाकिस्तान में वाइट ग्रेल मशीन कहाँ दस्तयाब हो सकती है, इमरान ने कहा। वाइट ग्रेल मशीन, ये कौन सी मशीन है? ब्लैक ज़ीरो ने हैरान होकर पूछा। जैसे उसने ये नाम पहली बार सुना हो तो इमरान ने उसे वाइट ग्रेल मशीन के बारे में तफसील बतानी शुरू कर दी। ओ, तो क्या इस मशीन के जरिए ग्रीन एजेंसी G4 तक पहुंच सकती है? ब्लैक ज़ीरो ने आंखें फाड़ते हुए कहा। हाँ, G4 ने जो मेकअप कर रखे हैं वो मास्क मेकअप है जिसकी तैयारी में क्रेडियम भी शामिल किया गया है। अगर इसराइली एजेंटों को उसकी समझ आ गई तो वो वाइट ग्रेल मशीन की मदद से क्रेडियम की मौजूदगी का पता लगा सकते हैं और उन्हें क्रेडियम का पता चल गया तो समझो कि G4 उनकी मुट्ठी में आ गए हैं, इमरान ने कहा तो ब्लैक ज़ीरो एक तवील सांस लेकर रह गया। आपके ख्याल में क्या ग्रीन एजेंसी के एजेंट इस कदर ज़हीन हो सकते हैं कि वो मास्क मेकअप के मटेरियल में मौजूद क्रेडियम के जरिए G4 तक पहुंच सके? ब्लैक ज़ीरो ने कहा। ग्रीन एजेंसी की जहानत का लोहा ना सिर्फ इसराइल बल्कि पूरी दुनिया मानती है प्यारे, वो हमेशा दूर की सोचते हैं। मैं तो ये सोचकर हैरान हो रहा हूँ कि अगर वाकई ग्रीन एजेंसी के एजेंट यहाँ मौजूद हैं तो वो अभी तक G4 तक पहुंचे क्यों नहीं? वो तो इंतहाई तेज़ रफ्तारी से काम करते हैं और अपना मिशन पूरा करके रफू चक्कर हो जाते हैं, इमरान ने कहा। इसके लिए हमें अल्लाह का लाख लाख शुक्र अदा करना चाहिए कि वो अभी तक G4 तक नहीं पहुंचे हैं, वरना शायद हम उनसे हाथ धो बैठते, ब्लैक ज़ीरो ने कहा। मैं टाइगर की मदद से पता कराना चाहता हूँ कि अगर इसराइली एजेंटों को वाइट ग्रेल मशीन की ज़रूरत पड़ी है तो वो मशीन कहाँ से हासिल कर सकते हैं और इस मशीन में कौन कौन से पार्ट्स इस्तेमाल होते हैं, और ये कि अगर ऐसी कोई मशीन पाकिस्तान में मौजूद है तो उसका कैसे पता चलाया जा सकता है, इमरान ने कहा। हाँ, इन कामों में वाकई टाइगर एक्सपर्ट है। अगर इसराइली एजेंट अपने साथ ऐसी कोई मशीन लाए होंगे तो टाइगर की मदद से इस मशीन और इसराइली एजेंटों तक पहुंचा जा सकता है, ब्लैक ज़ीरो ने कहा। तो मेजर हारून से बात करके मेम्बरान की ड्यूटियां लगाओ, तब तक मैं टाइगर के साथ मिलकर अपनी सी कोशिश करता हूँ, इमरान ने कहा तो ब्लैक ज़ीरो ने इस बात में सर हिला दिया। इमरान ने उसे चंद मजीद हदायत दी, फिर वो इसे अल्लाह हाफिज़ कहता हुआ ऑपरेशन रूम से निकलता चला गया। क्लार्क, कैथ, हैरिसन और हैरिस एक कंप्यूटराइज्ड मशीन के सामने बैठे हुए थे जो देखते में किसी लैपटॉप जैसी थी, लेकिन उसका निचला हुजम बेहद ज़्यादा था और मशीन काफ़ी भारी मालूम हो रही थी। मशीन पर एक डिस्प्ले स्क्रीन लगी हुई थी जिस पर इंटरनेट के जरिए एक सॉफ्टवेयर डाउनलोड हो रहा था। मशीन एक मजबूत मेज़ पर रखी हुई थी। वो चारों ओर से इस मशीन को देख रहे थे। सॉफ्टवेयर चूँकि 2 GB का था इसीलिए उसके डाउनलोड होने में वक्त लग रहा था। मेज़ पर 2 छोटे छोटे मास्क भी रखे हुए थे जिनमें से हल्की हल्की बू फूटती हुई महसूस हो रही थी। ये बू नागवार तो नहीं थी, लेकिन वो चारों बार बार इन मास्क की जानिब देख रहे थे जैसे वो इन मास्क को वहाँ से हटा देना चाहते हों। यहाँ का इंटरनेट सिस्टम बेहद सुस्त है। इतनी देर में तो हम अपने मुल्क में ऐसे 20 सॉफ्टवेयर डाउनलोड कर लें, केत ने मुँह बनाते हुए कहा। अब क्या किया जाए, यहाँ की टेक्नोलॉजी ही ऐसी है, हर काम यहाँ इंतहाई सुस्त रवि से होता है, इसीलिए तो ये कौम अभी तक हमसे पीछे जा रही है, हसन ने मुस्कुराते हुए कहा। अब कितनी देर लगेगी सॉफ्टवेयर के डाउनलोड होने में, हैरिस ने पूछा। बस 10 मिनट, क्लॉर्क ने अपने रिस्ट वॉच देखते हुए कहा। ये बात तुम पिछले 1 घंटे से कह रहे हो, केत ने मुँह बनाकर कहा।
ہاں، لیکن اب MBPS کی سپیڈ 2 گنا ہو گئی ہے، جس کی وجہ سے سافٹ ویئر اگلے 10 منٹ میں مکمل ہو جائے گا، کلارک نے جواب دیا۔ کیا اس سافٹ ویئر کے ڈاؤن لوڈ ہوتے ہی وائٹ گریل مشین تیار ہو جائے گی؟ ہرسن نے پوچھا۔ ہاں، مجھے مشین پر تھوڑا سا ورک کرنا پڑے گا، پھر یہ تیار ہو جائے گی۔ میں نے اسی لیے تم سے کریڈیم سے بنے ماسک منگوائے ہیں تاکہ ہم انہیں اس مشین سے چیک کر سکیں۔ اگر مشین نے ان ماسک کو چیک کر لیا تو پھر سمجھ لو کہ ہم G4 تک ابھی آسانی سے پہنچ جائیں گے، کلارک نے کہا۔